हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। चूँकि हम लोग पढ़ रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने इसका एक पार्ट स्टडी कर लिया था कि रिटायरमेंट का केस क्या होता है। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है और डेथ का केस क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये लास्ट उसमें भी पढ़ा था, फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। क्या होता है कि सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो या फिर जिस पार्टनर की डेथ होती है वो पार्टनर हो, तो अवकाश ग्रहण करने वाला है या फिर मृतक साझेदार है, उसको हम उसका हिस्सा देते हैं। ठीक है, उसकी फाइनल पेमेंट हम करते हैं। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कैश या बैंक से पेमेंट की जाए तो उसके लिए हम ये एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यदि उसे नकद भुगतान ना किया गया हो तो उसके हिस्से को हम साझेदार के ऋण के रूप में माना जाता है। तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। यानी कि हम उसका जो हिस्सा होता है उसके जो लोन अकाउंट होता है, ऋण जो खाता है, उसके अंदर उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये हमने लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था। यदि साझेदारों में आपस में समझौता न हो तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जब तक उसे ये ऋण चुकता ना कर दिया जाए, इस पर 6% वो ब्याज पा सकता है। यदि वो चाहे तो लाभ का उतना भाग भी ले सकता है जो फर्म द्वारा उसे देय राशि पर प्रयोग से कमाया गया हो। तो मेन जो हमारा इसके अंदर पॉइंट है कि फाइनल पेमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो उसके लिए हम चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल में शो हो रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। ए बी और सी फर्म के अंदर पार्टनर हैं। ए रिटायर होता है 1 जनवरी 1993। ऑन दैट डेट, इस डेट को ₹80,000 इज ड्यू टू हिम एंड ऑल। उसे देने हैं 80,000 रुपये और ऐसी सहमति होती है, इट इज एग्रीड टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। यानी कि हर साल हम उसके इंस्टॉलमेंट उसे देंगे। तो उसके लिए हमें एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट केस है कि 4 ईयरली पेमेंट कीजिए इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट 10%। ओके। एंड सेकेंड केस है 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट्स है 25,000 रुपये की, और जिसके ऊपर 10% पर एनम आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। बैलेंस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है 4th ईयर का। तो ये दो केस हो गई। चलिए फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर क्या है, हमें क्या प्रिपेयर करना है। जो बी का कैपिटल जो इसके पार्टनर को हमें देना है, रिटायरिंग पार्टनर को, उसके लिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि 80,000 रुपये उसे देने हैं और 4 ईयर के अंदर देने हैं। 4 ईयर इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट और प्लस में इंटरेस्ट। अब 80,000 की 4 ईयर से हम डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो 20-20 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट उसकी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैन 1993 बाय एज कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितनी होगी 80,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ₹80,000 10% की रेट से 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर कितना लग जाएगा 8,000। टोटल कितना हो गया क्रेडिट साइड में 88,000। अब 1993 के ईयर के एंड में एक इंस्टॉलमेंट जाएगी तो टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट और प्लस में 8,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट चली गई 28,000 की। उसके बाद बैलेंस सीडी कितना बचेगा 60,000। फिर 1994 1 जनवरी को ये बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 60,000। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लग जाएगा 6,000। टोटल कितना 66,000। उसी तरह से 1994 31 दिसंबर को एक इंस्टॉलमेंट और जाएगी जो कि 20-20 हज़ार रुपये की 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगी और 6,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया 26,000। देन 31 दिसंबर 1994 को जो बैलेंस है वो कितने का होगा 40,000 का टू बैलेंस बीडी। जो नेक्स्ट ईयर 1995 के लिए जनवरी 1 में वो बैलेंस बीडी बन जाएगा
बाय बैलेंस बीडी 40,000। फिर 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट द रेट 10%, तो 4,000, टोटल कितना हो गया 44,000। एंड 1995 के लिए फिर एक इंस्टॉलमेंट जाएगी 20,000 रुपये की प्लस इंटरेस्ट, टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा 20,000। 1996 के लिए ये बैलेंस बीडी हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना होगा 2,000। टोटल अमाउंट विल बी 22,000। तो 1996 दिसंबर के लिए 31st टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट लास्ट में बचेगी और 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो ये तो केस जब होगा जब 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट दी थी और प्लस में इंटरेस्ट था 10%, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि 80,000 रुपये उसे देने थे 4 ईयर के लिए। देन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 4 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी ईयरली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी 20,000 रुपये की और प्लस में इंटरेस्ट। अब हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं जिसके अंदर 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट और प्लस में 10% इंटरेस्ट जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे होगा। सबसे पहले बाय एज कैपिटल अकाउंट 1993 जनवरी 1 अमाउंट कितनी 80,000 रुपये। देन 80,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना हो गया 8,000, टोटल कितना 88। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी जाएगी, लास्ट जो हमने स्लाइड पढ़ी उसके अंदर तो 20,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट चली गई, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेशली दे रखा है कि 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो 1993 31 दिसंबर टू बैंक अकाउंट अमाउंट होगी 25,000। देन 88 में से 25 लेस कर देंगे तो बैलेंस सीडी कितना होगा, टू बैलेंस सीडी 63,000। उसके बाद 1994 के लिए बैलेंस बीडी बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी 63,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन, अब जो बैलेंस सीडी बचा है ये 63,000, उसके ऊपर हम 10% लगाएंगे इंटरेस्ट 6300 का, तो अमाउंट कितनी होगी 69,300। फिर उसके बाद 1994 में एक इंस्टॉलमेंट चली जाएगी 25,000 रुपये की, तो 69,300 में से हम इसको 25 को लेस कर देंगे तो जो हमारा बैलेंस बचेगा टू बैलेंस जीडी वो बचेगा 44,300। फिर 1995 जनवरी के लिए ये बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी एंड इंटरेस्ट इसके ऊपर कितना हो जाएगा 44,300 रुपये के ऊपर 10% 4430, अमाउंट कितनी 48,730। फिर 1995 में इंस्टॉलमेंट चली जाएगी टू बैंक अकाउंट 25,000, यानी कि अभी तक 75,000 जा चुके हैं। 1993 में 25,000, 1994 में 25,000 एंड 1995 में 25,000। देन टू बैलेंस सीडी कितना होगा 23,730, जो कि बैलेंस बीडी बन जाएगा 1996 जनवरी 1 में। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन, जो ये बैलेंस था जो 1995 के लिए बैलेंस सीडी था उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट होगा 2373, तो अमाउंट कितनी होगी 26,103 रुपये। तो ये बन जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला था जो लास्ट ईयर होगा 25,000 और प्लस में उसमें इंटरेस्ट ऐड होके तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 26,103। क्लियर। तो ये था कि रिटायरिंग जो पार्टनर होता है हम उसके लोन अकाउंट में अमाउंट को कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब उसके अंदर अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद आता है केस हिडन गुडविल का। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जैसे देखिए इस पिक्चर में शो रहे रिटायरिंग पार्टनर है, हम उसको लमसम अमाउंट दे देते हैं। तो जब हम अवकाश ग्रहण करने वाला हो यानी कि रिटायरिंग पार्टनर हो या मृतक साझेदार हो उसे लम सम अमाउंट दे देती है, यानी कि एक मुश्त राशि देकर उसका हिसाब चुकता करने पर सहमत हो जाती है। तो ऐसी राशि उसे देय पूंजी, संचय एवं पुनर्मूल्यांकन में जो उसका हिस्सा होता है अगर उन सबसे अधिक होती है तो ऐसे आधिक्य को कहा जाता है उसके हिस्से की गुडविल, यानी कि जिसे क्या बोला जाएगा हिडन गुडविल। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की जो पूंजी है सभी समायोजनों को करने के पश्चात है 4,50,000 और फर्म उसे 5 लाख रुपए देने पर सहमत हो जाती है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा उसके हिस्से की ख्याति यानी कि हिडन गुडविल मानी जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनल पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी तक हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है हम उसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो भी उसे हम देते हैं जब वो रिटायर हो रहा होता है। तो उसी तरह से अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, वो पार्टनर तो जा चुका होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटर, मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी है, उसको राशि पाने का अधिकार होता है। अब उसके उत्तराधिकारी के पूंजी खाते में हम कुछ राशि क्रेडिट करते हैं तो कुछ डेबिट की जाएंगी। क्रेडिट क्या की जाएंगी, यानी कि जो उसे दी जाएंगी, सबसे पहला कैपिटल यानी कि उसके पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस, सेकेंडली ख्याति, फर्म की ख्याति की वृद्धि जो हो रही है उसमें उसका हिस्सा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर उल्लेख है तो हम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ होते हैं, यानी कि जो हम संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं उसके लाभ में उसका हिस्सा। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स होते हैं यानी कि अवितरित लाभ और संचय, उसमें उसका हिस्सा। जीवन बीमा पॉलिसी में उसकी मृत्यु की तिथि तक के लाभों में उसका हिस्सा, यानी कि जब उस पार्टनर की डेथ हो जाती है वहां तक का उसका हिस्सा इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न राशि मृतक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट की जाएगी और शेष राशि ही उसके उत्तराधिकारी को दी जाएगी। तो ये जो अमाउंट्स होती हैं ये सारी की सारी क्रेडिट की जाएगी, अब कुछ डेबिट भी की जाएगी और जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसे हम डेबिट करेंगे। जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ का तो उसे हानि होती है, उसे हम डेबिट करेंगे। अवितरित हानि जो होती है उसमें उसका हिस्सा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और ख्याति के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसमें उसका हिस्सा। तो ये अमाउंट जो है वो हम क्या करेंगे डेबिट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसे हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एग्जीक्यूटर कैन गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द प्रॉफिट्स टिल डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो उससे पहले के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके ऊपर उसे 6% जो है ब्याज पाने का अधिकार होता है। उसके बाद एक चीज़ इसमें कि प्रॉफिट्स की हमने बात की है, तो हम प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसके दो मेथड हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स के, ऑन टाइम बेसिस, ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में हमें ये देखना होता है कि पिछले वर्ष लाभ कितना हुआ था, इस वर्ष वो कितने महीने तक साझेदार रहा, पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक का अनुपातिक लाभ निकालकर हम उसका हिस्सा निकालेंगे। अब इसके लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ABC पार्टनर्स हैं। सी डाइड ऑन 28 Feb 1994। ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे। सी की उनमें से डेथ हो जाती है 28 फरवरी को 1994 को। कैलकुलेट करो ही शेयर टिल डेथ, कि मृत्यु की तिथि तक का उसका जो प्रॉफिट्स में हिस्सा है वो कितना होगा। एवरेज जो प्रॉफिट्स हैं वो 8,000 रुपये के दे रखे हैं हमें, तो हम इसके बेसिस पे, क्योंकि 1 जनवरी से लेके और 28 फैब को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक यानी कि लगभग 2 महीने का हम उसका प्रॉफिट्स में हिस्सा निकाल लेते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई 2 ओवर में 12, तो ये उसका हिस्सा बन जाता है। 2 महीने का जो प्रॉफिट्स है वो 1333 समथिंग। तो सी का शेयर अब हम इसमें निकाल लेते हैं। ABC इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 ये उसका शेयर होगा, यानी कि 1/3। तो हम इसका 1/3 करेंगे तो वो हो जाएगा 444। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसकी, कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा 444 से। उसके बाद ये तो था कि ऑन टाइम बेसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये देखा जाता है कि पिछले वर्ष जो है फर्म को कितना लाभ हुआ था और पिछले वर्ष की फर्म की बिक्री कितनी थी।
इसके बाद पिछले वर्ष की बिक्री और चालू वर्ष की मृत्यु की तिथि तक के अनुपात के अनुसार हम इसके लाभ की मात्रा निकालेंगे कि उसे प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने हुए। तो देखिए एबीसी पार्टनर से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2:1। सी जो है उसकी डेथ हो जाती है 31 मार्च 1997 और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को। सेल्स जो है 1996 की थी वो 6 लाख। सेल्स फ्रॉम 1 जैन टू 31 मार्च 2,40,000 और प्रॉफिट्स 1996 के हैं 30,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के सबसे पहले प्रॉफिट्स निकालेंगे। अगर सेल्स 6 लाख रुपए है तो प्रॉफिट्स कितना है, 30,000। और अगर सेल्स जो है वो 2,40,000 है तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, 30,000 ओवर में 6 लाख मल्टीप्लाई 2,40,000। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट्स आ जाएंगे कितने, 12,000 के। अब हम इसका 1/6 करेंगे, क्योंकि 1/6 हमने क्यों किया, क्योंकि जो सी पार्टनर है जो इसकी डेथ हो जाती है उसका प्रॉफिट्स में हिस्सा कितना है, 1/6। तो इस तरह से हम टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस पे उसका प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 2,000। उसके बाद आता है एक और केस इसके अंदर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है कि केवल एक संयुक्त बीमा पॉलिसी की बजाय फर्म क्या करती है, साझेदारों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी भी ले सकती है। ऐसी अलग अलग पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान फर्म के द्वारा किया जाता है और यह फर्म की क्या मानी जाती है, एसेट। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दशा में बीमा कंपनी से केवल मृतक साझेदार की जीवन बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी, जो सभी साझेदारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दी जाएगी। जीवित साझेदारों की जो पॉलिसी है वो चालू रहेंगी, लेकिन मृतक साझेदार का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो कानूनी उत्तराधिकारी है, उसको देय राशि की गणना करते समय ऐसी अन्य पॉलिसियों के समर्पण मूल्य को हम ध्यान में रखेंगे। तो मृतक साझेदार का जो उत्तराधिकारी होता है ऐसी पॉलिसी में उसका हिस्सा कितना होता है, सबसे पहले मृतक साझेदार की पॉलिसी पर बीमा कंपनी से प्राप्त जो राशि है उसमें उसका हिस्सा होगा और जीवित साझेदारों की पॉलिसियों के समर्पण मूल्य में यानी कि जो उनकी सरेंडर वैल्यू होती है उसमें उसका हिस्सा होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट करेंगे। एबीसी पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। फर्म हैज इंश्योर्ड द पार्टनर्स लाइफ सेपरेटली, यानी कि ए की जो है वो 60,000 की पॉलिसी है, बी के लिए 30,000 की और सी के लिए 24,000 की। प्रीमियम जो पेड किया जाता है वो चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि प्रिपेयर किया जाता है एनुअली 31 दिसंबर। ठीक है। बी डाइड ऑन 31 मार्च 1994। जो बी है वो 31 मार्च 1994 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑन दिस डेट सरेंडर ऑफ वैल्यूज ऑफ द पॉलिसी, उनकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि जितनी पॉलिसी की अमाउंट है। अंडर द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको क्या क्या प्राप्त करने का अधिकार है, हिज कैपिटल एज पर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम अप टू डेट ऑफ डेथ। सेकेंडली क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है। हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और उसकी जो हिज शेयर ऑफ इंश्योरेंस मनी, जिसमें आगे इन्होंने दे रखा है बीस कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 1993, बी की कैपिटल 31 दिसंबर 1993 को थी 40,000 एंड इन 1994 वो विड्रॉ कर ली जाती है 1,200 रुपये पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी कि ये क्या दे रखी है, ड्रॉइंग। हर साल जो है वो हर मंथ की बिगिनिंग में जो कि 1,200 रुपये की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज की जाती है 10% पर एनम। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं 24,000। अब प्रिपेयर कीजिए 20 अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि बी के एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट है उसकी पेमेंट की जाएगी। तो ये थे इसका एग्जाम्पल। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्या 20 का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले
सबसे पहले बी का पॉलिसी में हम हिस्सा देखेंगे। अपनी खुद की जो पॉलिसी है वो 30,000 की है, उसकी सरेंडर वैल्यू, उसका खुद का हिस्सा 2/6 कितना होगा 10,000। अब बाकी के जो पार्टनर बचे, ए की पॉलिसी में हिस्सा और सी की पॉलिसी में हिस्सा 60,000 1/4, क्योंकि सरेंडर वैल्यू का 1/4 दिया हुआ है और उसका हिस्सा कितना 2/6, तो इसकी पॉलिसी में तो हो गया 5,000 ए की में। इसी तरह से सी की पॉलिसी में हिस्सा उसका कितना होगा, सी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 24,000 है, उसका 1/4, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्लियरली आपको बोल रखा है कि जो पॉलिसीज हैं सरेंडर वैल्यू में उसका कितना है हिस्सा 1/4, और उसका बी का खुद का हिस्सा कितना है 2/6। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू जो ए की है उसमें 1/4 सरेंडर वैल्यू का और 2/6 सी जो बी पार्टनर है उसका हिस्सा। सी की पॉलिसी में 24,000 जो सी है उसकी सरेंडर वैल्यू है, उसकी पॉलिसी की 1/4 और उसका 2/6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7,000। तो इस तरह से टोटल जो है 5,000 ये जो ए की पॉलिसी में उसका हिस्सा है, 2,000 सी की पॉलिसी में उसका हिस्सा, टोटल कितना हो जाएगा 7,000। अब हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट 3/4 ऑफ 7,000, सी इज कैपिटल अकाउंट 1/4 ऑफ 7,000। तो बी की पॉलिसी में उसका हिस्सा, इसी तरह से बी की पॉलिसी में उसका खुद का हिस्सा 30,000 का 2/6 10,000 हो गया। ए की पॉलिसी में 60,000 का 1/4 और उसका 2/6 यानी कि 5,000 हो गया। सी की पॉलिसी में 24 का 1/4 और उसका 2/6 यानी कि 2,000। तो टोटल उनकी पॉलिसीज में उसका हिस्सा कितना हो गया 5,000 और 2,000 7,000। फिर उसके लिए हम एंट्री करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 5250 एक एक अकाउंट में, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट 1750 एंड टू बी में कितने हो जाएंगे 7,000। फिर उसके बाद मृत्यु की तिथि तक के लाभों में उसका हिस्सा देखने के लिए अब जो प्रॉफिट्स हैं वो 24,000 के हैं और 3 मंथ्स के बेसिस पे 2/6 है, ये उसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2,000। उसके बाद हमें इसमें निकालना है कि ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। अब ड्राइंग जो है क्योंकि मार्च तक का हम इसमें निकालेंगे, 1 जनवरी 1994 के अकॉर्डिंग 1,200 रुपये हर महीने की पहली तारीख को उसने बोला है, तो 1,200 पर 3 महीने का ब्याज जो है वो हो जाएगा 30 रुपये। 1 फरवरी को 1,200 पर 2 महीने का ब्याज 20 रुपये और 1 मार्च को 1,200 पर 1 महीने का ब्याज कितना 10 रुपये। टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम निकाल लेंगे 30 + 20 प्लस में 10 यानी कि कितना हो जाएगा 60 रुपये। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं बीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस BD वो कितना हो जाएगा 40,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसकी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ से जो हमने ट्रांसफ़र किया था 2,000 इसके अंदर चला जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 जो यहाँ पे हमने इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट किया हुआ है। बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर हैं उनकी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उनकी सरेंडर वैल्यू में उसका पार्ट। टू ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि उसने 1,200 रुपये हर महीने की फर्स्ट डेट को निकाले हैं तो कितना हो जाएगा 3,600। टू ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60 रुपये एंड टू एग्जीक्यूटर, अब इसका टोटल कितना है 60,000, उसमें से हम इन दोनों अमाउंट को ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर देंगे, तो टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट उसमें अमाउंट कितनी चले जाएगी 56,340 रुपये। तो इस तरह से बी के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि इस तरह से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस एंड कीप वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा